था क्या समाज जो इल्म नहीं, कोई प्रश्न भी मुश्किल नहीं। तू धार था मझधार था, तू गर्दिशों का यार था। कमजोर खुद को ना समझ, वो सख्त तेरा वक्त था। जो धमनियों को चीरता, वो रक्त तेरा वक्त था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका महामाना एकेडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। सीयूटी, यूजी एंड पीजी के एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए जो जीईटी पोर्शन होता है, यानी कि जनरल टेस्ट, यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसका हम लोग जीके जीएस का पोर्शन में आज हम लोग पॉलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। पॉलिटी वो सब्जेक्ट है जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लाइक मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान का बनना, प्रियम्बल, इमरजेंसी के प्रोविजंस, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, ये सब हम लोग देखेंगे। और लीगल स्टडीज के पेपर हटने के बाद जीएटी में पॉलिटी और गवर्नेंस का या फिर लॉ के जो क्वेश्चन होते हैं उसका वेटेज और भी बढ़ जाएगा। तो हम लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में पॉलिटी को पढ़ेंगे और सारी चीज़ों को ध्यान देंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में संविधान कहते हैं। हमारा संविधान, क्योंकि अब हमारे संविधान को बने बने लगभग लगभग का 75 साल होने वाले हैं। संविधान को कैसे संविधान बना, कौन बनाया, क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया, क्या कोई अलग बॉडी थी, पंडित नेहरू का उसमें क्या रोल था, किसने सोशलिस्टिक पर्सपेक्टिव दिया, किसने कैपिटलिस्टिक दिया, बाबा भीमराव अंबेडकर क्या रोल था, हम सब कुछ देखेंगे इसमें। ध्यान देने की बात यह है कि संविधान का बनना कब स्टार्ट हुआ था, 9 दिसंबर 1946। ठीक, इसी दिन पहली बार हमारा संविधान सभा बैठा था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बैठी थी। कब? 9 दिसंबर 1946 और 26 नवंबर 1949। शुरुआत करने से पहले मैं दोस्तों आप लोगों को जी के जीएस का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूं कि 26 नवंबर को ही हम लोग क्या मनाते हैं अपने देश का? कॉन्स्टिट्यूशन डे। ये जीके में और क्वेश्चन आते हैं जो डेज का, कभी मैं एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आऊंगा, इसमें सारे डेज भी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक, 26 नवंबर को हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाते हैं, नेशनल मिल्क डे भी मनाते हैं। और 26 नवंबर हमारे इतिहास का एक बहुत ही ब्लैक डे कह सकते हैं। उसी दिन मुंबई ताज अटैक हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये पोर्शन जो है जनरल टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग शुरू करते हैं। एक चीज मैं दोस्तों बता दूं आपको मैं, कि संविधान बनने में 2 साल 11 महीने 11 मंथ और 18 डेज लगे थे। कितने? 2 साल 11 महीने 18 दिन। वेरी गुड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि 2022 में आया था आपके यूजी के एंट्रेंस में। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का आपको एक ड्राइंग है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, हमारा संविधान एडॉप्ट कब हुआ था? 26 नवंबर 1949। दोस्तों, एडॉप्शन का मतलब ये है कि उस दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सारे मेंबर्स ने इसे अप्रूव किया था। सबने अपना वोट दिया था, मत दिया था कि हम इस संविधान को अडॉप्ट करते हैं, ये हमारे भारत का संविधान है। ठीक, 26 नवंबर 1949 को। और संविधान दोस्तों लागू कब हुआ था? लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। आपका एक सवाल होगा कि सर जब 26 नवंबर को कोई चीज़ बनकर तैयार हो गई है तो 2 महीनों का विलंब क्यों, 2 महीना लेट क्यों? क्योंकि दोस्तों 26 जनवरी हमारे इतिहास का एक बहुत ही अच्छा दिन था। 26 जनवरी 1930 को हमने ये प्रण लिया था कि अब हम संपूर्ण आज़ादी, टोटल इंडिपेंडेंस लेकर रहेंगे, कोई भी प्रोविजनल ऑटोनॉमी नहीं चलेगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाईलाइट है कुछ दोस्तों कि हमारा संविधान को किसने बनाया था? फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बहुत लोग ये कहते हैं कि जो छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता है, संविधान को भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। नहीं, ही वॉज द हेड ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। और बाबा भीमराव अंबेडकर को फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। लीगली नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनली उन्हें कहा जाता है, तो सम्मान में उन्हें कहा जाता है कि ही वॉज द फादर। से महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन कहा जाता है, पर ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनली उन्हें नहीं कहा गया, कोई कॉन्स्टिट्यूशनली उन्हें प्रावधान नहीं बनाया कि इन्हें फादर ऑफ नेशन कहते हैं या किसी को कुछ कहते हैं, या अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहते हैं। ये तो ऑनर में, प्रेम में हम लोगों ने कह दिया। ठीक, ठीक, फ्रेम बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ठीक, ये सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का, सबसे लेंदीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, लेंदीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, लेंदीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। ठीक, दूसरी बात, हमारा संविधान एक रिटन संविधान है, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। आप लोग बोलोगे सर इतना तो मैंने ही पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लीगल डॉक्यूमेंट, तो लीगल है, लिखा डॉक्यूमेंट है तो लिखा होगा। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन भी 2 तरह के होते हैं, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारा संविधान लिखा जाएगा, ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है कि हमें हमारा संविधान लिखना है? ये हमने लिया किससे? यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हमने ये कॉन्सेप्ट लिया है कि संविधान हम लिख के बनाएंगे, ताकि अपने पास ऐसी कोई उसके लिए कोई अलग बॉडी होगी। जैसे कि जो हम यहाँ पे हम पे जिसने राज किया, ब्रिटिश राज ने, दे हैव अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, का संविधान लिखा हुआ नहीं है। पर एक मसला ये भी है कि कोई भी संविधान ना पूरी तरीके से लिखा होता है, ना पूरी तरीके से ना लिखा होता है।
हमारा संविधान कुछ अंश ऐसा भी है, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, केशवानंद भारती केस में इसका चर्चा हुआ था, मैं केस में आपको बता दूंगा, वो नहीं लिखा हुआ है, वो जुडिशरी बताती है कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या है, ठीक। पर हम लोग का संविधान लिखा होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन मैंने कहाँ से लिया, यूएसए से। दोस्तों बहुत सारी चीजें ऐसी हैं हमारे संविधान में जो हमने अलग अलग जगहों से ली है, अलग अलग देशों से ली है, अलग अलग संविधान से लिए। उन सब के बारे में मैं आपको संक्षेप में आगे बताऊंगा कि किन कौन कौन सी चीज हमने कहाँ से लिए, जैसे डीपीएसपी कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है, फंडामेंटल राइट्स है कहाँ से कॉन्सेप्ट लिया हमने, जुडिशरी का कैसे होगा, फेडरलिज्म हमारी कैसी होगी, ये सब हमने कहाँ से लिया मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ते हम लोग। डिटेल प्रियम्बल, ठीक, हमारा प्रियम्बल है, ठीक। दोस्तों प्रियम्बल क्या होता है, प्रियम्बल इज लाइक एन आइडेंटिटी कार्ड, एक आइडेंटिटी कार्ड होगा। जैसे मैं आता हूँ, मेरा लिखा हुआ है कि हेलो, तो इसमें लिखा हुआ है आजाद बिम्बल फला 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 जगह से और फला फला डेट ऑफ बर्थ है। तो क्या आपको एक आइडेंटिटी कार्ड देकर पता चला कि नहीं, एक खाका देके कुछ आइडिया हुआ कि नहीं ये कौन है, कहाँ से है, इसका आइडेंटिटी क्या है। तो वैसे संविधान का एक प्रियम्बल होता है जो बताता है कि हमारा संविधान किस डायरेक्शन में जाएगा। प्रियम्बल दोस्तों कहाँ से आया है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। एज द नेम सजेस्ट, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन मतलब क्या होता है, प्रण लेना। तो किस दिशा में हमारे देश प्रण लेती है, किस दिशा में हम बढ़ेंगे, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोlemnly रिजॉल्व, ठीक, वो उसका पूरा पढ़ लिया कि इंडिपेंडेंस हो गया हमारे यहाँ, रिपब्लिक हो गया हमारा देश, हम लोग सेक्युलर रहेंगे, सोवरन रहेंगे, ठीक। ये जो रिजोल्यूशन है ये पहली बार किसने प्रेजेंट किया दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब, 13 दिसंबर 1946 को। तब दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को हमने क्या किया था, अपने संविधान में पंडित नेहरू ने संविधान किस दिशा में बढ़ेगी, वो किस दिशा में बढ़ने का रिजोल्यूशन, किस प्रण लेते हैं कि हम लोग इस दिशा में बढ़ेंगे, वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रेजेंट हुआ था 13 दिसंबर को, ठीक। दोस्तों ये पास कब हुआ था, ये पास हुआ था दोस्तों, कोई आपको ये नहीं बताता, सब लोग ये बताते हैं कब प्रेजेंट किया गया था, मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, ये पास हुआ था 22 जनवरी 1947 को, 1947 को, कि हम लोग इसका पार्ट, हम लोग ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन अपनाएंगे, ठीक। दोस्तों हमारा संविधान कितना बड़ा है बता दूं कि 25 भागों में 25 पार्ट हमारा संविधान है, 448 आर्टिकल्स है। तो जब हमारा संविधान बना था तब उसमें 22 पार्ट थे, अर्लियर इट वाज 22 पार्ट जब बना था, ठीक। टोटल से 106 अमेंडमेंट, 106 संशोधन हो चुके हैं, संशोधन हो चुके हैं। बढ़िया, आगे बढ़े दोस्तों। ये सब जो डेटा मैं लिख रहा हूँ वो आप लोग नोट करिए, रिवाइज करते रहिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो भी कोई 12th बोर्ड्स का भी देख रहा हो, कोई किसी का अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहा तो वो भी दे सकता है। ये पीसीएस यूपीएससी लेवल का कंटेंट है, पढ़ते रहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, इसमें आपको भीमराव अम्बेडकर दिख जाएंगे और ये बहुत ही नोटेबल लीडर्स हैं, उनके बारे में आप लोग को देख। आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। अगला क्या है, ब्रिटिश पैरामाउंसी, एंड ऑफ कंपनी रूल। आपको पता होगा कि सबसे पहले हमारे देश में कौन आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, पहले उसका रूल हुआ था, ठीक। उसके बाद क्राउन रूल आया था, ठीक। क्राउन रूल कब आया दोस्तों, 1757 की क्रांति के बाद, यानी सॉरी बैटल ऑफ प्लासी, 57 की क्रांति नहीं होता, 1857 में हुई थी। 1757 में क्या होता, प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी दोस्तों किसके बीच होता है, नवाब ऑफ बंगाल, बंगाल के नवाब और ब्रिटिश के बीच। और उसको किसने लीड किया था, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर का एक शेर याद आता है दोस्तों कि दम दमे में दम नहीं जाफर, खैर मांगो जान की, ठंडी पड़ गई अब देखो तुम्हारी शमशीर हिंदुस्तान की। तो बहादुर शाह जफर ने क्या कहा था कि जब तलक भूख रहेगी गाजियों में ईमान की, तट से लंदन तक चलेगी तेज हिंदुस्तान की, तेज हिंदुस्तान की। आगे बढ़ते दोस्तों, फिर क्या हुआ, सिपाही म्यूटिनी, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में। 1857 का रिवॉल्यूशन होता है, सॉरी रिवॉल्ट करते हैं, द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो दूसरा नाम क्या है, सिपाही म्यूटिनी। ध्यान देने की बात दोस्तों ये है कि ये जो रिवॉल्ट था फेलियर था, क्योंकि इसमें हम लोग को इंडिपेंडेंस मिल नहीं पाई थी। पर पहली बार एक तरीके से ये ऐसा फेलियर है जो सक्सेस की तरह था। पहली बार इंडिया यूनाइट हुआ था, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, वीर कुंवर सिंह आपको क्या कहते हैं आरा से, बेगम हजरत महल लखनऊ से, तात्या टोपे, बहुत सारे लीडर्स अलग अलग जगह से यूनाइट इंडिया, पहली बार यूनाइट हुआ था इंडिया। तो हम लोग उस वही रिवॉल्ट फेल हो गया था, हम लोग कुछ कर नहीं पाए थे। पर एक तरीके से ऐसा फेलियर था जो कि सक्सेस की राह पे जा रहा था, कि पहली बार इंडिया यूनाइट हुआ था। आगे बढ़ते हैं। ऐसे बहुत सारे उसके बाद एक्ट, जब क्राउन रूल जब आया उसके बाद बहुत सारे एक्ट आए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो पहली बार आया था 1858 में। ये देखिए जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आए हैं और जितने भी आपको क्या कहते हैं रूल्स वगैरह ब्रिटिश लाए थे,
वो यूजी के एंट्रेंस के लिए काम का नहीं है, तो इट्स वेरी यूजफुल फॉर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। पर मैं अभी मेन सेंटर करके किसको चल रहा हूँ, यूजी एंट्रेंस को लेके। इसमें मैं अलग से लेक्चर कहीं बना दूंगा, अभी इसको पोर्शन को हम ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में फिर बहुत एक ऐतिहासिक चीज़ हुई थी। पहली बार इंडिया में कोई नेशनल पार्टी बनी थी, ठीक, इसका नाम क्या था, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी 1885 पुणे में बनी थी। और ये वही जो कांग्रेस पार्टी उसी की यही है आईएनसी। बहुत लोग को लगता है कांग्रेस अलग है, आईएनसी अलग है, एक ही इंडियन नेशनल कांग्रेस। हाँ, बाद में बहुत स्प्लिट हुआ, एक बार क्या कहते हैं 1967 में हुआ, बाद में बहुत स्प्लिट हुआ, वो हम लोग बाद में देखेंगे कभी जब इंडियन पॉलिटिक्स का इंडिपेंडेंस देखेंगे। आगे बढ़ते हम लोग। फिर बहुत सारे काउंसिल एक्ट्स आए, 1892 में आया, ठीक, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक। ध्यान देने की वाली बात ये है कि 1857 आपको जानना है और 1885 जानना है कैसे आईएनसी का फॉर्मेशन हुआ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। आई क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1985। दोस्तों दो तीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आपके लिए यूजफुल है। उनमें से एक 1935 है, एक फिर 1919 का भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इनके बारे में आपको मॉडर्न हिस्ट्री के जो टीचर हैं वो डिटेल में पढ़ाएंगे, या फिर कभी अगर मेरा सौभाग्य हुआ तो मैं आप लोग को पढ़ा दूंगा, ठीक। 1919 और 1935 ये आप लोग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में क्या आया था, फेडरेशन एंड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। अब दोस्तों फेडरेशन क्या होता है देखते हैं। फेडरेशन मतलब दोस्तों होता है सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर, पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन। जो पावर होगा वो डिसेंट्रलाइज कर दी जाएगी, ठीक। उस समय क्या डिसाइड किया गया था कि सिर्फ सेंटर ना हो, और भी स्टेट्स में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी जाए कि वो लोग अपने हिसाब से रूल कर सके, ताकि एक तो ब्रिटिश ने इसलिए किया था ताकि आप लोगों को लगे कि हम लोग कुछ आज़ादी भी आपको दे रहे हैं, पूरी तरह से रूल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सेंटर में क्या है ब्रिटिश थी, तो उन लोगों को लगेगा कि सब लोग हम ही राज कर रहे हैं। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई, कुछ इंडियंस भी पार्टिसिपेट कर सकते थे, और साथ में ये क्या दर्शाता था, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। तो उसमें क्या था, दो लेवल पे गवर्नमेंट बढ़ गई। पहले क्या था, सेंटर हुआ करता था सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, अब क्या आ गई, स्टेट गवर्नमेंट भी आ गई। और हमें आज़ादी के बाद आपको पता होगा कि अब क्या है, तीन में बटी हुई है, अब तीसरा लोकल भी है, पर वो उस समय नहीं था, ठीक। आगे बढ़ते हम लोग। हायरार्की एट द सेंटर, सेंटर में भी दो चीजें हो गई थी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब बाई कैमरा सेंट्रल लेजिस्लेचर क्रिएटेड। लेजिस्लेचर दोस्तों क्या होता है, लेजिस्लेचर वो क्या होता है, एक बॉडी होती है, एक ऑर्गन होती है जो कि लॉ बनाती है, लॉ मेकिंग काम करती है, ठीक। तीन ऑर्गन्स मेनली होते हैं गवर्नमेंट के, कौन कौन से, लेजिस्लेटिव, ये बताया था आपको लोगों को, लेजिस्लेटिव, दूसरा क्या होता है एग्जीक्यूटिव, और तीसरा क्या होता है जुडिशरी। मेनली देयर थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एक बॉडी है, तो उसके तीन ऑर्गन है, कौन कौन से, जैसे अगर मेरी एक बॉडी है तो क्या ऑर्गन है, हाथ है, सर है, पेट है, पैर है। तो वैसे गवर्नमेंट एक बॉडी है, इसके तीन ऑर्गन है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेटिव का काम क्या है, लॉज बनाना। हमारे देश में लॉज कौन बनाता है दोस्तों, सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट। मैं उसको डिटेल लेक्चर में जब पॉलिटी और डिस्कस करूंगा उसमें बताऊंगा अच्छे से आप लोगों को। सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट होती है, स्टेट लेवल पे लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, और लोकल लेवल पे भी आपको पंचायत वगैरह होते हैं, ग्राम सभा आपने सुना होगा। वो लेजिस्लेटिव बॉडी लॉ ही बनाते हैं कि कौन कुआं यूज करेगा, कितने वहां से पानी हम निकाल सकते हैं, कौन सा नाला कहाँ बंद करना है, कहाँ शौचालय बनाना है, ये सब क्या लेजिस्लेटिव बॉडी का काम है। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, इंप्लीमेंट करना, जो लॉज बन गए हैं। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, आईएएस ऑफिसर्स, आपको चीफ मिनिस्टर्स, आपके ग्राम पंचायत के जो हेड है, मुखिया, सरपंच, ये सब क्या हो गए, एग्जीक्यूटिव हो गए। और जुडिशरी काम क्या होता है, लोगों के लॉस को प्रोटेक्ट करना। यहाँ तो लिखा है बाई कैमरल लेजिस्लेचर। अब बाई कैमरल अगर कोई जानता होगा तो बाई लगने से मतलब क्या होता है, दो चीजें। तो जहां भी लॉ बनाने के लिए दो हाउसेस होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, बाई कैमरल लेजिस्लेचर। हमारे देश में सेंट्रल लेवल पे दोस्तों क्या फॉलो किया जाता है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर। अब पूछोगे सर कैसे, दोस्तों पार्लियामेंट में दो हाउसेस हैं, एक है लोकसभा, दूसरा क्या है राज्यसभा। लोकसभा का नाम क्या है, हाउस ऑफ पीपल। लोकसभा राज्यसभा क्या है, मैं डिटेल में वीडियो आगे बना दूंगा, अभी तक जान लीजिए कि दो हाउसेस हैं। और स्टेट लेवल पे भी टोटल 6 स्टेट्स हैं, पहले 7 हुआ करते थी, पर अब 6 स्टेट्स हैं जहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। यूपी, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका, ऐसे 6 स्टेट्स हैं। पहले जम्मू कश्मीर में हुआ करता था, पर सिंस 2019 के बाद जम्मू कश्मीर खुद ही एक स्टेट नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
फिर क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड प्रोविंसेस, मैंने आपको क्या बताया, सेपरेशन ऑफ पावर हो गई। जहां फेडरेशन आ गया दोस्तों, सेपरेशन ऑफ पावर है, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन है। सेंट्रलाइज पावर मतलब क्या है, किसी एक के पास पावर है, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या, बढ़ जाना पावर। आगे बढ़ते दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आपको समझ में आ गया होगा। आगे क्या है, डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ठीक, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड बनी कैसे? ऐसी बात नहीं, संविधान का कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश में पहली बार आया था, इससे पहले भी जो भी ब्रिटिश रूल लाते थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये सब एक लीगली चीज थी। पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड हमने क्यों की? भाई अगर मेरे लिए लॉ बना रहा है कोई, तो कोई बाहर है क्यों बनाएगा? अगर उसमें भारत में कुछ, अगर मान लीजिए 20-30 करोड़ लोग होंगे, तो उनके ही कुछ बाशिंदे, उनके ही कुछ नुमाइंदगी, उनके ही कुछ लीडर्स बनाएंगे ना, जो बनाए। मेरे लॉ कोई बाहर है क्यों बनाएगा? तो पहली बार एक्ट ऑफ 1935 फेल्ड टू सेटिस्फाई द इंडियन एस्पिरेशंस। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आई थी, वो इंडियंस को पसंद ही नहीं आई, क्योंकि लॉ हम बनाएंगे अपने लिए। एक्चुअली ब्रिटिश करते क्या कहते थे दोस्तों, वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देते थे कि इंडियंस, कुछ इंडियंस जैसे कि अगर है तो कुछ प्रोविंस में क्या कह देंगे, रिजर्वेशन लगा देंगे कि इंडियंस तुम ही बन जाओ यहाँ पे। जबकि सेंटर में कौन है, ब्रिटिश है, तो राज तो उसी का, आपको पता होगा हमेशा सेंटर पावरफुल होता है। हाँ, यूएसए जैसे स्टेट्स में अलग है, जहाँ पे कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर जो फेडरेशन होता है, वहाँ अलग चीज़ है। पर इंडिया जैसे देश में सेंटर पावरफुल था उस समय, तो इंडिया को पसंद नहीं आया। इन 1938 पंडित नेहरू फॉर्मुलेटेड द डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक, 1938 में पंडित नेहरू ने डिमांड किसे की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। तो उसको डिमांड कोई एक इंसान नहीं करता है, मिल के लोग करते हैं, और जो आवाज उठाता है, जो अपनी बात रखता है, उसी को माना जाता है। इससे पहले ये बहुत लोग, एम एन रॉय 1934, एक फैक्ट आप लोग को लिखवाया, तो 1934 में पहली बार एम एन रॉय ने ही कहा था कि संविधान लाओ। एन रॉय लिख लीजिएगा आप लोग दोस्तों। आगे बढ़ते, दो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अगर कोई सीनियर बच्चा देख रहा हो तो लिख सकता है। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। आए क्या, फिर आए क्रिप्स मिशन। होता क्या दोस्तों, 1942, आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ। हम लोगों को टोटल आज़ादी मिल जाती, अब कैसे? 1939 में एक स्पेशल चीज़ हुई, जो जानते होंगे। 1939 से 45 तक वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। क्या हुआ दोस्तों? वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 किसकी धरती पे हुआ? यूरोप की धरती पे। युद्ध कोई भी करे, पर जिसकी जमीन पे लड़ाई होती है, नुकसान उसी का होता है। क्यों? रिसोर्सेज उसके बंद होंगे। अगर यहाँ पे युद्ध करा दूं मैं अभी, तो गोले बारूद चलेंगे। वर्ल्ड वॉर 2 में तो एक बहुत ही हाई स्केल वॉर हुआ था, लोगों को अपनी इंटेलिजेंस यूज कर रहे थे, मिलिट्री बहुत एस्टेब्लिश हो गई थी। तो वर्ल्ड वॉर 2 और नाजी जो थे, एकदम कैप्चर करने के लिए पहले पोलैंड पर उसने अटैक कर दिया, तो बहुत खतरनाक, पूरा दुनिया को रूल करने का उसका इरादा बना रखा था। तो दो तरह के लोग थे इंडिया में उस समय। एक जो थे, जो थोड़ा सॉफ्ट थे कि ब्रिटिश की मदद कर देते हैं, उसके बदले वो आज़ादी दे देंगे। पर कुछ सुभाष चंद्र बोस टाइप के लोग थे, उनका कहना क्या था, यही मौका है, हम लोग ब्रिटिश के खिलाफ हो जाते हैं, नाजी का साथ पकड़ लेते हैं, और हम लोग को अपनी इंडिपेंडेंस मिल जाएगी। दोनों में से सही या गलत कौन है, ये मैं बताने वाला नहीं हूँ, ये आप भी नहीं बता सकते, आपका काम है बस फैक्ट को स्टडी करना। फिर होता क्या है, दो तरह के लोग थे। आपको आगे कहानी पता कि बोस गए नाजी से मिलने, थ्रू अफगानिस्तान होके गए, वो सब अलग कहानी है। होता क्या है यहाँ पे, कि ब्रिटिशर्स ने, अब महात्मा गांधी ने डिमांड की कि हमें आज़ादी दे दो, तो उन्होंने क्या किया, क्रिप्स मिशन बना दिया। क्रिप्स मिशन केम इन 1942, और हम लोगों ने, कि हमारा, उन्होंने डिमांड माना, क्यों? क्योंकि उन लोग को भी तो हमारे आर्म फोर्सेस की जरूरत थी। अरे ब्रिटिशर्स लड़ते कैसे थे, हमारे ही लोगों को तो भेजते थे। बहुत ज्यादा आर्मी का हमारे लॉस हुआ था, बहुत, मेनी ऑफ द मेन लॉस देयर लाइफ्स। फिर होता क्या है, अब उन्होंने क्या किया कि एक कॉन्स्टिट्यूशन, उनका क्या मानना था कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फ्रेम होगी, ठीक, और इंडिया को एक डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। क्या डोमिनियन स्टेटस क्या था दोस्तों, ये आप लोग बता दूं, कि इंडिया अपने हिसाब से रूल करेगी, पर इसके अंडर रूल करेगी, मतलब इंडिया अपनी गवर्नमेंट बना सकती है, पर रूल क्या करेगा, ब्रिटिश करेगा। दोस्तों झुंझुना देना हुआ, क्रिप्स मिशन भी बहुत बुरे तरीके से फेल हो गया, और उसके बाद गांधी जी ने क्या किया, क्रिप्स मिशन प्रपोजल वर रिजेक्टेड। गांधी जी ने, सब इंडिया ने कहा कि अब झुंझुना नहीं चाहिए, आप लोग तो ऐसे ही फंस रहे हो, वॉर में जा रहे हो, रिसोर्सेज आपके पास है नहीं, जरूरत तो आपको हमारी है। तो क्रिप्स मिशन पूरी तरीके से फेल हो गया, और 1942 में गांधी जी ने नारा दिया, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन चालू हुआ। ये पहली बार ऐसा हुआ था कि गांधी जी भी अब सत्याग्रह और क्या कहते हैं, अहिंसा के बारे में नहीं बोल रहे थे। जब पूरी आर्मी उतार दी सुभाष चंद्र बोस ने, तो गांधी जी को कहा ब्रिटिश ने, अरे क्या कर रहे हो, रोको इन्हें। उन्होंने बोला मुझे कुछ सुनाई ही नहीं देता। पिछले 30 साल से वो ब्रिटिश तो कह रहे थे आराम से चले जाओ, आप नहीं जा रहे थे। तो गांधी जी हियर केम। आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। क्या है, कैबिनेट मिशन। फिर 1946 में 3 लोग आए, पैथरिक लॉरेंस वगैरह आए,
ये लोगों ने क्या डिसाइड किया कि कैबिनेट मिशन बनेगा और इन लोगों के अंडर बनेगा। ठीक, द कैबिनेट मिशन प्रोवाइड फॉर एन इनडायरेक्टली इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक, इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली दोस्तों क्या होता है, इसमें मेनली सारे वोटर्स जो होते हैं वो नहीं वोट करते हैं, कुछ स्पेशल लोग वोट करते हैं और इनडायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ। द असेंबली कंसिस्टेड ऑफ 389 मेंबर्स। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, जब असेंबली बनी थी तो उसमें कितने लोग थे? 389 मेंबर्स थे। दोस्तों कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सीधे सीधे बॉयकॉट किया था मुस्लिम लीग ने। आप पूछोगे मुस्लिम लीग किसका नाम है? तो मुस्लिम लीग एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका फॉर्मेशन कब हुआ था दोस्तों? 1906 31 दिसंबर को हुआ था ढाका में। मेनली मुस्लिम लीग ने ही वोट किया था टू नेशन थ्योरी, दो देश हो गए, एक मुसलमानों के लिए पाकिस्तान और एक हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान। पाकिस्तान शब्द का अर्थ है पाक प्लस स्थान। पाक एक उर्दू शब्द, इसका मतलब होता है प्योर। ठीक, जैसे खालिस्तान के लोग डिमांड कर रहे हैं, वो किस शब्द से है? खालसा प्लस स्थान। खालसा मतलब भी प्योर होता है सिखिज्म में। आगे बढ़ते हैं, तो मुस्लिम लीग ने सीधे बॉयकॉट कर दिया और 292 क्या होंगे? इलेक्टेड फ्रॉम प्रोविंसेस इलेक्ट होंगे। ठीक, 93 टू बी नोमिनेटेड फ्रॉम द प्रिंसी स्टेट्स, 93 क्या होंगे? प्रिंसी स्टेट राजा महाराजा होंगे, एंड 4 टू बी नोमिनेटेड फ्रॉम द चीफ कमांडिंग एरियाज जो उनके होते थे। अभी देखिए 389 मेंबर्स से, और देखिए कैसे लोग कम होते हैं। आगे बढ़ते, क्योंकि मुस्लिम लीग ने सीधे बॉयकॉट कर दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ठीक, ये यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में दोस्तों आप लोगों को लिखवाने वाला हूँ, उसको बहुत ध्यान से लिखिएगा आप लोग। ठीक, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड एट 9 दिसंबर 1946। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, दिसंबर 9 1946 को पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी थी। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बट ही वाज नॉट ओनली। 9 दिसंबर 1946 को जो मीटिंग बैठी थी उसमें वहां का उस समय का चेयरमैन कौन था? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। और फिर जब दोबारा ये लोग 11 दिसंबर को बैठे तो कौन बना दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यू विल राइट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बट ऑन द फर्स्ट डे कौन था? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों? हुआ ये था कि हमारे भारत की ट्रेडिशन होती है कि हम लोग बड़ों को सम्मान देते हैं। जब भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई थी कि डॉक्टर सचिदानंद बुजुर्ग है, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सबसे बड़े मेंबर हैं, तो पहले दिन वही अध्यक्षता करें। ऐसे ही जब भी हमारा लोकसभा का इलेक्शन के बाद जो पहला दिन होता है तो उस दिन स्पीकर सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं, उसके बाद उनका इलेक्शन, उसके बाद वोटिंग होती है। अभी वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर हैं आपको क्या कहते हैं? ओम बिरला। और राज्यसभा के स्पीकर आपको पता है वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं, जगदीप धनखड़। आगे बढ़ते हैं, जैसे मैंने बोला, बट इट वाज बॉयकॉटेड बाय द मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने सीधे बॉयकॉट कर दिया था आपको। मुस्लिम लीग दोस्तों का फॉर्म हुई थी, अगर आप लोग लिख लीजिएगा दोबारा, 31 दिसंबर 1906। और इन्होंने ही पॉइंट किया था, वो बोला था 2 नेशन होने चाहिए। दोस्तों बता दूं, मुस्लिम लीग डजंट मीन मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना शुरुआत के पार्ट ही नहीं थे मुस्लिम लीग के, वो बाद में पार्ट बने। ठीक, और एक बात और बता दूं आपको, मोहम्मद अली जिन्ना वॉज अ लॉयर। वो बहुत पढ़े लिखे लॉयर थे और बहुत इंपॉर्टेंट केस भी उन्होंने लड़ा था इंडिया का। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुस्लिम लीग डिमांडेड एज अ सेपरेट असेंबली फॉर पाकिस्तान। उन्होंने एक सेपरेट असेंबली की बात कर दी कि हमें एक अलग असेंबली बना के दो, हम अपना आइन अपना संविधान अलग बनाएंगे, अपना अलग देश मांगेंगे। देश का बंटवारा कैसे होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ, कितना किसका रोल था। आगे बढ़ते हैं, मैं माउंट बेटन प्लान। ठीक दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। ठीक, यहाँ पे गवर्नर जनरल जो लॉर्ड माउंट बेटन थे, आखिरी इंडिया के वॉइस रहे थे। ठीक, एंड अनाउंस्ड द सेटिंग अप ऑफ द सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर पाकिस्तान। उन्होंने क्या बोला था 26 जुलाई 1947 को कि एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी। उससे पहले एक और प्लान बहुत फेमस है जिसको हम लोग 3 जून प्लान कहते हैं, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। 3 जून प्लान जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली दोस्तों जो हमारा देश था ना, पहले देश का बंटवारा, जो हमारे देश को आज़ादी पहले कब मिलने वाली थी, वो आपको 1948 में मिलने वाली थी। पर इतना ज़्यादा जब वायलेंस होने लगा, इतना ज़्यादा जब कोलकाता में, स्पेशली कोलकाता में, अमृतसर में, ये दोनों बहुत बड़े कम्युनल जोन्स बन गए थे। कम्युनल जोन्स का जहाँ 2 कम्युनिटीज़ का बहुत लड़ाई हो, 2 धर्मों की जब बहुत लड़ाई हो, हिंदू मुस्लिम को मार रहे थे, मुस्लिम हिंदू को मार रहे थे, इतना जब ब्लडशेड हुआ, तो माउंट बेटन जब आए तो उन्होंने डिसाइड किया कि पहले तो इन लोग को आज़ादी दो, बंटवारा को इन लोग को हटाओ। और बहुत सारी मीटिंग, शिमला में कॉन्फ्रेंसेस हुई, बहुत सारी बात हुई। अंत में नहीं माने जिन्ना, बोले कि नहीं अलग देश चाहिए चाहिए। गांधी जी ने कहा कि पंडित नेहरू
आप एक काम करिए, प्रधानमंत्री जिन्ना को बना दीजिए, सरकार उनको बनाने को दीजिए। समवेयर नेहरू अग्रीड, वल्लभ भाई पटेल डिडंट अग्रीड। वल्लभ भाई पटेल का एक बहुत ही ऐतिहासिक स्टेटमेंट है कि बापू, अगर शरीर का कोई एक अंग जब काम करना बंद कर दे, उसे काट के फेंक देना चाहिए, नहीं तो वो पूरे शहर शरीर में जहर फैला देता है। और इसी के बाद हमारा देश का बंटवारा हुआ, दो मुल्क बने। 14 अगस्त 1947 को बना पाकिस्तान, 15 अगस्त 1947 को क्या बना, हमारा भारत बना। सोवरेन मतलब एक ऐसा स्टेट होता है जो कि आपको क्या कहते हैं, जो अपने डिसीजन खुद से ले सकता है। तो इसी लेक्चर को हम लोग बाद में कंटिन्यू करेंगे अब, क्योंकि एक लेक्चर में इतना इनफ इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। आप लोग इसका नोट्स बनाते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, रिवाइज करते रहिएगा। हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।